हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। इसके बारे में आपको काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज देखो काफ़ी कम टाइम बचा है, इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट जरूर देख जाना, मिक्सचर एंड एलिगेशन से एवरेज के डेविएशन वाली ट्रिक जरूर देख जाना। डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर अप टू एन ईयर्स देख जाना। सब चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी सीखने के लिए? मॉक ड्रिल सीरीज में, मेरी मॉक ड्रिल वीडियो सीरीज है, ठीक है। उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके सर्च करेंगे तो। परसेंटेज बेस्ड वेन डायग्राम, इससे केसलेट आने के मैक्सिमम चांस है, राइट। एंड वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स, पहले मैं बता दूं, दीज फोर आर सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसमें आप 100% तक स्कोर कर सकते हो। इससे सारे फॉर्मूले देख जाना, क्वेश्चन ईजी आता है मेंसुरेशन से, फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो जाते हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वर्ड अरेंजमेंट वाली प्रॉब्लम देख जाना, जिसमें लाइक वॉवेल्स आपको साथ में प्लेस करने, एक्सेट्रा, कोई भी कंडीशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। प्रोबेबिलिटी में डाइस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, कार्ड्स कॉन्सेप्ट या कॉइन्स वाला। सो ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट देख लेना, एलिगेशन टेक्निक का यूज देख लेना। क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है इस टेक्निक से। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे लगेंगे अगर आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को आपको करना क्या है, पहले खुद से ट्राई करना है, सेल्फ ट्राई करना है, ठीक है। सेल्फ ट्राई करना है। और इस तरीके से अगर आपको पार्ट 2 चाहिए या और क्वेश्चन चाहिए तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करो, जिससे एटलीस्ट वी कम टू नो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एक बार पहले खुद से ट्राई कर लेना। देखो आप लोगों को कितना टाइम लग पा रहा है ना, क्वेश्चन आप डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद मेरी अप्रोच फॉलो करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 2 days, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन ए वर्क फॉर फर्स्ट एंड डेज एंड बी वर्क फॉर नेक्स्ट एंड डेज अलोन, दोनों में अलोन लिखा है। व्हाट परसेंट ऑफ वर्क हैज बीन फिनिश इन दिस वे? तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, कुछ भी गिवन नहीं है डेटा में। लेकिन एक बात अच्छी है, आपसे परसेंट फॉर्म में पूछा है, तो या आप कुछ भी इधर आप फिगर्स ले सकते हो। बट हम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ एक्स डेज में ए कंप्लीट करता है और बी जो कंप्लीट करता है वाई डेज में करता है। तो दोनों को एलसीएम ले लिया। ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क, ये तो सबको पता है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वाई यूनिट। सिमिलरली बी का कितना काम हो जाएगा, एक्स यूनिट। दिस इज एज 1 day वर्क एंड दिस इज बीज 1 day वर्क। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी मिलके काम को कितने टाइम में करेंगे, इधर मैं क्या निकालो, ए प्लस बी का टाइम, तो आप क्या बोलोगे भाई, टोटल वर्क अपॉन उनकी एफिशिएंसी। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, एक्स प्लस वाई। बताइए, क्लियर? एक्स प्लस वाई। और जो टोटल टाइम है वो किसकी इक्वल कर दूंगा मैं, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, 2 है। बताइए क्लियर है क्या इतना? आई होप आपको इतना क्लियर है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन, अब यहाँ से जो कंडीशन दी हुई है ना, अब इसका यूज करते हैं। कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि पहले एन दिन कौन काम करता है, ए। तो यानी इधर से मैं क्या निकालूंगा, एज वर्क। ए ने कितना काम करा होगा एन डेज में, मुझे ये बताओ। भाई ए का एक दिन का काम कितना है, वाई यूनिट। तो ए ने एन डेज में कितना काम करा होगा, एन वाई। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, बीस वर्क। बी ने कितना काम करा होगा नेक्स्ट एन डेज में, एन एक्स। बताइए क्लियर? सो टोटल वर्क इन दोनों ने मिलके कितना करा होगा, टोटल वर्क। क्वेश्चन काफी इजी लग रहा होगा आपको। एन कॉमन ले लिया मैंने, एक्स प्लस वाई। यानी देखो जी, टोटल वर्क इन्होंने इतना कर लिया होगा, ठीक है। बट एक्चुअल में वर्क कितना है, एक्स वाई। टोटल वर्क तो हमारा इतना ही है ना, जो उन्हें कंप्लीट करना था मगर वो कर नहीं पाए, वो कितना काम कर पाए, एन इंटू एक्स प्लस वाई। सो आप इधर से कुछ एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, एक्स वाई इक्वल्स टू 2 इंटू एन इंटू एक्स प्लस वाई। बताइए, अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एन इंटू एक्स प्लस वाई, एन इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसे लिख लूँ एक्स वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, एन इंटू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कितना काम कंप्लीट करा होगा, 50%। बताइए, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगता, मैक्सिमम आपको लगते मेरे हिसाब से 60 सेकेंड्स मान लू। अगर आप और टाइम ज्यादा से ज्यादा मानोगे तो 60 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि इतना आप थोड़ा ना लिखते, एज वर्क, बीस वर्क, ये सब तो आपके माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। बताइए समझ में आया? जैसे समझ में नहीं आया एक बार और समझा देता हूँ मैं।
भाई ए और बी का यहाँ पे हमें क्या गिवन था, टोटल टाइम। उसके बाद मैंने क्या माना, ए के नंबर ऑफ डेज मान लिए एक्स, बी के नंबर ऑफ डेज मान लिए वाई। सो यहाँ से हमें मिला टोटल वर्क। इसके बाद हमने देखा ए प्लस बी को टोटल टाइम कितना लगेगा अगर ये खुद से सारा काम कंप्लीट करे। उसके बाद हमने इसे इक्वेट कर दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन में जो कंडीशन थी इसे हमने इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्क निकाला, कितना वर्क कंप्लीट हुआ होगा, उससे हमने इक्वेट कर लिया। जो यहाँ से हमारी इक्वेशन निकली थी इसे हमने यूज करते हुए देख लिया कि कितना काम वो कंप्लीट कर पाएंगे। सो हाफ काम वो कंप्लीट कर पाएंगे। टोटल काम कितना था एक्स वाई, उन्होंने कंप्लीट कितना करा एक्स, इसका हाफ। इसका मतलब उन्होंने कितना काम कंप्लीट करा होगा 50%। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो मेंस के क्वेश्चन में सब में ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती है, समझ लो। हर जगह आपको जो काम में आएगा ना वो कॉन्सेप्ट काम में आएगा। हर जगह आप ट्रिक को अप्लाई थोड़ा ना कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज ₹135। ठीक है, सीपी कितना है 135। फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपसे पूछा क्या है सर, क्वेश्चन में पूछा आपसे सेलिंग प्राइस। ठीक है, Q1 Q2 वाला क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस वॉज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड इट वॉज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, द मार्क प्राइस वॉज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड इट वॉज सोल्ड एट 30% डिस्काउंट। देखो दोनों के लिए कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर आपको थोड़ा सा भी आप इसमें कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे आप समझ पाओगे दोनों के लिए कॉस्ट प्राइस सेम है। तो आप कॉस्ट प्राइस कुछ भी मानो, वो फिगर तो जब दोनों के लिए सेम है तो जरूरी तो ना 135 मानूं, मैं 100 मान लेता हूँ जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। बताइए बात समझ पा रहे हो, क्योंकि इधर आपको भाई इधर जो है हमारे लिए दोनों के लिए कॉस्ट प्राइस सेम है तो मैंने क्या माना कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए 100 मान लिया। तो अगर मैं Q1 को सॉल्व करता हूँ, समझना, सबसे पहले मार्क प्राइस कितनी आएगी 30% अबव यानी 130। इधर आएगी सीपी, इधर आएगा मार्क प्राइस और इधर हो गया आपका सेलिंग प्राइस। उसके बाद 20% डिस्काउंट, 20% यानी 20% माइनस कर दो, इधर कितना करा था हमने 30%। ठीक है, नेट परसेंटेज चेंज से भी निकाल सकते हो मगर ये ज्यादा इजी है। -20% यानी -26, इधर से सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 104। ठीक है जी। और इधर से अगर मैं Q2 की बात करूं, देखो इधर आपको कंपैरिजन करना है, मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जैक्ट फिगर है, मगर आप कंपेरेटिव करना है आपको। जब भी कंपैरिजन करना है Q1 और Q2 में तो उसके लिए ये काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर मैं इधर बात करूँ कॉस्ट प्राइस इधर भी 100 है, इधर आपने 50% अबव मार्क करा है तो यानी मार्क प्राइस कितनी आएगी 150, सिंपल बात है। 30% डिस्काउंट देते हो यानी 10% कितना है 15 -45 करोगे कितना आएगा 105। बताओ जी कितना टाइम लगा। सो वी कैन से Q1 इज लेस देन Q2। बताइए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप 135 को लेके करते हैं ना तो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मैं नहीं कह रहा इससे आंसर नहीं आएगा, इसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं करी है, इसमें बस आपको ये पता, आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पावर आप पे होनी चाहिए। और ऑब्जर्वेशन पावर कैसे इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस से। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करो। दिस गिव्स अस मोटिवेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशंस रेगुलरली फॉर यू गाइस। ठीक है, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या इसे डिकोड कर पा रहे हो, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाए थे। चलिए हम देखते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज इन द रेशियो 5:6। ठीक है, and they can cross an electric pole in time such that the ratio taken by A and B, time by A upon time taken by B कितना है सर 36/25। बताइए, इसे x के टर्म्स में मान लो, रेशियो है ना, इसे y के टर्म्स में मान लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा स्पीड ऑफ ए, स्पीड बराबर आपको पता है सबको डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा मतलब लेंथ है, जो पोल की लेंथ तो नेग्लिजिबल होती है ना। तो लेंथ ऑफ ए कितना है 5x/36y। इसी तरीके से स्पीड ऑफ बी आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 6x/25y। बताइए क्लियर है। अब ये दो क्वांटिटीज है आपके सामने, 5/36 इधर है, ये आपकी Q1 और Q2 है आप पे 6/25। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। बताइए क्या आप ये कंपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते हो,
अब यू कैन क्लियरली सी Q2 इज ग्रेटर देन Q1। बताइए कैसे? भाई पहले तो न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। Q1 का Q2 का न्यूमरेटर भी ग्रेटर है और Q2 का डिनोमिनेटर भी छोटा है Q1 से, सो वी कैन सी Q2 इज ग्रेटर देन Q1। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, इस तरीके के सेशंस आप रेगुलरली चाहते हो, प्लीज लाइक द सेशंस। ठीक है, दिस गिव्स अस मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन सेशन होने वाला है। ठीक है, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा अटेंड करना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अ ट्रेन हैज एन कोचेस। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऑल आर आइडेंटिकल इन लेंथ, कंसिडर द लेंथ ऑफ एन इंजन इज नेग्लिजिबल। ठीक है भाई, ट्रेन है जैसे, मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन में ऐसे कोचेस कितने हैं हमारे पास? एन कोचेस है। ठीक है, हर एक की लेंथ कितनी है? सेम है, ये बोल रहा है ना। लेंथ देखो, ऑल आर आइडेंटिकल इन लेंथ, यानी अगर इसकी एक्स है लेंथ तो सबकी एक्स है। तो मैं आपसे बात करूंगा टोटल ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, या मैं आपसे अगर बात करूँ भाई, एक कोच की लेंथ कितनी है? एक्स, और टोटल नंबर ऑफ कोचेस कितने हैं? तो आप बोल सकते हो इधर से एन एक्स। बताइए कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल। इट इज रनिंग एट a स्पीड of 81 किलोमीटर पर आवर एंड crosses an electric pole in 24 seconds। बताइए क्लियर है? लेंथ यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी? 81 किलोमीटर पर आवर, यानी इसे मैं चेंज कर लेता हूँ 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू 24। ठीक है, एन एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। इसके बाद क्या हो रहा है? हैड देयर बीन n-2 कोचेस, यानी n-2 कोचेस, तो लेंथ क्या हो जाएगी? n-2 इंटू एक्स। इट वुड हैव टेकन 10% लेस टाइम, यानी स्पीड तो सेम रहेगी ना सर? बताइए, स्पीड तो सेम रहेगी। अब क्या बोल रहा है इसमें? 10% लेस टाइम, यानी अगर अभी इसे 24 लग रहा है, 24 सेकंड्स लग रहे हैं, तो इसका 90% मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? देख रहे हो, यही इधर वो है, इधर आपका ऑब्जर्वेशन है, मतलब आप 24 का इधर आप डायरेक्टली माइनस करते 10% निकाल के, या डायरेक्ट इसका 90% निकाल दो, तो एन की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें, ये क्या हो जाएगा? एन एक्स माइनस 2x। एन एक्स की वैल्यू आप पर है, बताइए, काफी चीजें कॉमन आ जाएगी। इधर एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने, एन एक्स की जगह क्या प्लेस कर दूंगा मैं? समझना बात को, 81 इंटू 5/80 इंटू 24। अब x तो उधर चला जाएगा हमारा, और ये पूरा डेटा इधर आ जाएगा, तो यानी ये माइनस में होगा। 81 इंटू 5/80 इंटू 24 इंटू 9/10 बोल सकते हो, जीरो से जीरो कैंसिल, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 2x। बताइए, इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 81 इंटू 5/80 इंटू 24, इधर क्या बचेगा? 1 माइनस 9/10 इक्वल्स टू 2x। बताइए, आई होप चीजें क्लियर है। 1 माइनस 9/10 कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो यानी इधर से आपको मिलेगा 81 इंटू 5/80 इंटू 24 इंटू 1/10 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? से इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं एक्स के, और जो 2 है उसे भी नीचे ले लेता हूँ, इंटू 2। बताइए क्लियर? तो आप कुछ कैंसिल कर देते हैं, 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 से 2 टाइम्स, 9 से 9 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा? 2 2 जब 4, 4 से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हो 6 टाइम, 6 5 से 30, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 30/10, कितना आ गई? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 27। आपसे पूछा क्या? एन की वैल्यू, तो अब सिंपल है। देखो जी, अब इधर डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आप प्लेस कर सकते हो 27, तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इंटू क्या हो जाएगा? एन अपॉन में चला जाएगा ना, तो यानी 1/27 हो जाएगा। बताइए क्लियर है? 27 से गया सीधा सीधा 3 टाइम्स, 3 से गया ये हमारा 6 टाइम्स, 6 से गया मेरा ये 4 टाइम्स, 5 4 जा 20। बताइए समझ पाए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन में आपको कितना टाइम लगता है बताइए? मैक्सिमम 30 40 मतलब मैक्सिमम, अगर मैक्स टू मैक्स ले लूँ मैं इसमें, तो आई थिंक 60 सेकेंड्स इनफ है कि नहीं? भाई कैलकुलेशन आपकी इस लेवल की होनी चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया है तो कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा लगता है।
और कैलकुलेशन के लिए मैंने बस चार चीजें आपको बता रखी है। टेबल्स याद कर लो, स्क्वायर्स याद कर लो अप टू कम से कम 35, क्यूब्स याद कर लो कम से कम 15 तक, और एक काम करना है आपको, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। इतना तो आप कर सकते हैं ना अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं, मेंस टारगेट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देख लो जी, अच्छा क्वेश्चन है। टू बोट्स ए एंड बी आर सेलिंग इन टू डिफरेंट रिवर्स नेमली पी एंड क्यू। दो रिवर बना लिए मैंने, ठीक है। एक रिवर का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, ठीक है। रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ बोट ए टू बी in their respective rivers is 1:1. Okay. Find the ratio of difference between their still water speeds of both A and B to the difference of stream speeds of rivers P and Q. ठीक है जी। इसमें मान लेते हैं बोट ए है, इसमें मान लेते हैं बोट बी है। बताइए क्या क्या ये बात क्लियर है? अब देखो स्टिल वाटर की, अब मैं देखो सब चीजें लिख नहीं सकता, इसलिए जो मैं समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना और क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना अगर नहीं करा तो। इसकी स्टिल वाटर की स्पीड में ए मान लेता हूँ आसानी के लिए, और इसमें स्टिल वाटर की स्पीड बी मान लेता हूँ। और जो एक होती है ना स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम, इसमें मान लेता हूँ स्मॉल पी, रेट ऑफ स्ट्रीम मान लेता हूँ स्मॉल पी, और इसमें रेट ऑफ स्ट्रीम मान लेता हूँ स्मॉल क्यू, इसमें रेट ऑफ स्ट्रीम मान लेता हूँ स्मॉल क्यू। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड इसमें कितनी होगी सर? भाई स्टिल वाटर ए माइनस स्मॉल पी। बताइए क्लियर? अगर इसमें बात करूंगा अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, बताइए। स्टिल वाटर विच इज स्मॉल बी माइनस रेट ऑफ स्ट्रीम विच इज क्यू। इनका रेशियो कितना दिया हुआ, 1:1 का, कि नहीं? यानी ए माइनस पी अपॉन बी माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस पी इक्वल्स टू बी माइनस क्यू। देखो मुझे क्वेश्चन यहाँ से कम समझ में आया, मतलब इसे मैं बाद में देखूंगा, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले जितना दिया हुआ ना डेटा उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करा। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। अब अभी हम सॉल्व करें, इसके अलावा हमें ये देखना हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द स्टिल वाटर स्पीड्स ऑफ ए एंड बी, यानी आपको पूछा ए माइनस बी, स्टिल वाटर स्पीड के बीच में डिफरेंस, टू द डिफरेंस ऑफ स्ट्रीम स्पीड्स ऑफ रिवर पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू के बीच में डिफरेंस। इन दोनों का रेशियो पूछा है। अब मुझे समझ में आ गया क्या पूछा है। जब आपने क्वेश्चन इतना सॉल्व कर लिया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। बताओ सॉल्व हो गया कि नहीं? यानी ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/1 मिला नहीं मिला? यही तो पूछा है, डिफरेंस बिटवीन still water speed of boats A and B to the difference of stream speeds of river P and Q. यानी 1:1, which is option A is the correct answer. मैक्सिमम चांस इसी के होते हैं जब आपका 1:1 होता है, लेकिन आपको इधर सॉल्व करके दिखा दिया, 2 लाइन में सॉल्व हो गया। मेंस का क्वेश्चन है भाई, जितना लेंदी क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन जितना लेंदी होगा, अगर आपको बेसिक क्लियर है उतना क्वेश्चन इजी हो जाता है। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट की नहीं? मेरा एम बस इधर यही है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि मेंस में देखो दोस्तों आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, अगर आपकी चीजें क्लियर, बेसिक क्लियर है तो वो सब चीजें हैं। और देखो मैं आपको बस एक ये हिंट दे सकता हूँ, आप मॉक ड्रिल वाली मेरी सीरीज कंप्लीट कर लो, आपके लिए मैक्सिमम हेल्प हो जाएगी मिनिमम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ होती है मेंस में मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी होता है, लेकिन आपको टाइम फ्रेम में करना होता है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एज ऑफ ए आफ्टर 3 years है ना, एज ऑफ ए आफ्टर 3 years फ्रॉम टुडे विल बी 14 years। देखो एज ऑफ ए आफ्टर 3 years, एक मिनट को एरेज कर दो। एज ऑफ ए आफ्टर 3 years यानी +3 करोगे, इज इक्वल्स टू विल बी 14 years लेस देन द एज ऑफ सी। ठीक है, एज ऑफ सी में इसे कितना माइनस करोगे, -14 करोगे। उसके बाद क्या दे रखा, वाइल द एज ऑफ बी, एज ऑफ बी टुडे इज 14 years मोर देन द एज ऑफ ए, 14 years मोर देन द एज ऑफ ए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड सी। डिफरेंस पूछा है बी और सी की एज में। अब इसे सॉल्व कर सकते हो ना,
भाई ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी, C-70। अब इसमें पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन में क्या मिलेगा, ए की जगह मैं क्या पुट कर दूं, C-70 प्लस 40। बताइए, तो यहाँ से आपको क्या मिला, B इक्वल्स टू C-3, है ना। 3 को उधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, बी और सी का डिफरेंस चाहिए, बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें नहीं पता कि बी ग्रेटर है या सी ग्रेटर है, ठीक है, उनके बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। आई होप क्लियर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, ये बोनस क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ये है बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो पहले खुद, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना आपको लगेगा कि सर काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। देयर वॉज अ टैंक, ये पूरी एक स्टोरी लाइन हो जाती है ना। स्टोरी में मैक्सिमम बातें तो आपको पता ही चल जाते हैं, मैक्सिमम पैरामीटर्स आपको गिवन होते हैं। देयर वॉज अ टैंक नेम ए फुल ऑफ वाटर विद अ टैप कनेक्टेड टू इट्स बॉटम। ये टैंक है ए, इसमें एक टैप कनेक्टेड है। अ किड ओपन्स द टैप फॉर फन एंड द टैंक स्टार्ट्स एम्प्टिंग। ठीक है, उसने ओपन कर दिया। अ पर्सन सीज द फ्लोइंग वाटर आफ्टर 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट तक पानी फैलता रहा। उसके बाद उसने क्या करा देखें जरा। सो इंस्टेंटली पुट्स अनदर टैंक नेम बी बिलो द फ्लोइंग वाटर, उसके नीचे उसने एक टैंक पुट कर दिया बी, एंड इट्स completely filled in next 35 minutes such that A is completely empty। यानी टैंक बी कितने टाइम में फिल हो जाता है, 35 मिनट्स में। बताइए क्लियर है। इफ द टैब पास द वाटर एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, ये वाला जो टैब है इसकी बात हो रही है, इसका मतलब इसकी हम, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं वो सेम है, यानी अगर मैं इसकी एफिशिएंसी क्या बोल सकता हूँ, एक्स लीटर पर मिनट। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसकी एफिशिएंसी मान लो एक्स लीटर पर मिनट, उसकी भी जरूरत नहीं है मैक्सिमम। ये क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है 30 सेकेंड्स का, अभी बताऊंगा कैसे। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक ए इज टू बी। ठीक है जी, देखो जी, ए को कितना टाइम लगा, 45 मिनट्स लगे कि नहीं लगे एम्प्टी होने में, 10 मिनट पहले भी तो होता रहा है। और बी को कितना टाइम लगा फिल होने में, 35 मिनट्स। बताइए क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। अब टोटल वॉल्यूम आप निकालोगे, टोटल वॉल्यूम के लिए अब पता है आपको क्या होना चाहिए, टाइम इंटू वर्क, मतलब ये इसकी एफिशिएंसी इंटू एक्स करोगे, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ ए कितना हो जाएगा 45x, और बी कितना हो जाएगा 35x। क्योंकि एफिशिएंसी तो सेम है, तो यानी रेशियो कितना आ जाएगा, 9:7 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन बी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। भाई टोटल वर्क हमारा क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ, एफिशिएंसी इंटू टाइम, यही होता है। टोटल वर्क कितना होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। टोटल वर्क की जगह इसमें लिख लो टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ द टैंक क्या होगी, टोटल एफिशिएंसी तो उसकी सेम है, और जो उसको टाइम लगा, तो एफिशिएंसी की जगह मैंने एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, और टाइम आपको गिवन था। भाई ए को खाली होने में कितना टाइम लगा, बी को फिल होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्वेश्चन देख लो कितने दो, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक द सेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर सेशंस फॉर यू गाइस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। A milkman has a mixture of pure milk and water in the ratio 4:1। Milkman has the ratio of milk and water 4:1। ठीक है, he wanted to add 2 liters of water, ठीक है, so that the ratio of pure milk to water becomes 3:1। मेरी बात समझ में, अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं 2 लीटर्स, तो यानी मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए थी, बट ही एक्सीडेंटली एड्स सम प्योर वाटर। देखो मैं इसके आगे बाद में पढ़ूंगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए था, तो मिल्क को सेम बना लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इधर क्या करोगे, इस पूरे में इंटू 3, इस पूरे में क्या करोगे इंटू 4, कितना हो जाएगा 12:3। इधर कितना हो जाएगा 12:4, यानी +1 यूनिट की वैल्यू इधर कितनी हो गई, 2 लीटर्स। और अब आपका टैंक का जो इनिशियल वॉल्यूम है ना, वही आपका, मतलब अगर मैं बात करूँ टोटल वॉल्यूम,
कितना हो जाएगा 15 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, यानी टोटल कितनी कैपेसिटी हो गई 30 लीटर। अब मैं बात करूंगा मिल्क उसमें कितना था, मिल्क और वाटर, मिल्क उसमें कितना था 12 यूनिट्स, यानी इंटू 2 कर दो 24 लीटर्स। और वाटर कितना था 6 लीटर्स। बताइए क्लियर है इतना। अब आगे बात करते हैं, देख लो जी रेशियो सेम रहेगा आपका 4:1 ही है रेशियो। अब आगे बात करते हैं, बट ही एक्सीडेंटली एड्स प्योर प्योर मिल्क, मगर उसने क्या ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया। सो दैट द रेशियो बिकम्स प्योर वाटर, प्योर मिल्क टू वाटर इज द 4:5:1। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है 5:1। वॉट अमाउंट ऑफ मिल्क डिड ही ऐड। ठीक है जी, देखो जी रेशियो था आपका 4:1, इसका रेशियो कितना था इनिशियल 4:1 ही तो है। अभी हो गया 5:1, यानी कितना आपने ऐड करा है, +1 यूनिट ऐड करा है। और 1 यूनिट की वैल्यू तो आप फाइंड कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 लीटर्स। सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी 6 लीटर्स। 1 यूनिट की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी 6 लीटर्स। और मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं, इसमें आप क्या कर सकते हो, 24 मिल्क आपने ऐड करना +x/6 इक्वल्स टू रेशियो कितना हो जाता है 5:1। बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से तो क्या होगा 24 + x = 30, यानी x की वैल्यू सर कितनी आई 6 लीटर। इस तरीके से भी कर सकते थे कि नहीं। तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि ये जो 2 लीटर्स आया था ना, ये कहानी बस इतने पार्ट के लिए थी। अब हम जो बात आगे की बात करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। बताइए भाई, इसमें मैंने क्या करा, 4 और 1 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी थी हमारी टोटल 30 लीटर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 6 लीटर्स, इस तरीके से आई है 6। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है ना 6, ये किस तरीके से आई है, ये भाई 4 और 1 5 यूनिट्स की वैल्यू है 30 लीटर्स टोटल वॉल्यूम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 लीटर्स। और यहाँ से यहाँ आपने कितने यूनिट ऐड करे 1 यूनिट, वरना ये बेसिक अप्रोच तो आपको पता ही है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन एन आइटम द प्रॉफिट परसेंट एंड द डिस्काउंट परसेंट आर इक्वल। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इक्वल है। इफ द मार्क प्राइस इज 120 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। देखो तीन चीज होती है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, एक्स है। मार्क प्राइस कितना है सर 120 प्लस एक्स, 120 + x। बताइए क्लियर। फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखो जी, मुझे पता है प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे जो भी है और डिस्काउंट परसेंट वो इक्वल है। यहाँ पे अननोन कितने हो गए, एक तो ये अननोन हो गया कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता ना, और ना ही आपको डिस्काउंट परसेंट पता है, ना ही प्रॉफिट परसेंट पता है। देखो या तो इनमें से एक चीज पता होती, क्या आप समझ पा रहे हो, एक वैल्यू भी पता होती तो दोनों वैल्यू आपको पता चल जाती। तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, मगर यहाँ पे दो अननोन हो गए, टू अननोन हो गए। इक्वेशन आप पे एक ही दी हुई है, मतलब मार्क प्राइस नॉन वेरिएबल उन्होंने एक ही गिवन है, तो आंसर कितना हो जाएगा सी एंड डी हो जाएगा सीधे सीधे। बताइए फाइंड कर सकते हो क्या आंसर। भाई आपको प्रॉफिट परसेंट भी नहीं पता ना डिस्काउंट परसेंट पता है, और यहाँ पे भी अननोन है एक्स, तो कैसे फाइंड करोगे सेलिंग प्राइस। यू कैन नॉट फाइंड द आंसर, सो आंसर इज सी एंड डी। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे करते हैं, पहले खुद से ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड वेदर द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एन आइटम हुज कॉस्ट प्राइस वॉज, कॉस्ट प्राइस कितना है देख लेते हैं, ₹100 थी, कॉस्ट प्राइस है 100 थी। स्टेटमेंट वन में क्या बोला जा रहा है आपसे, द सेलिंग प्राइस इज, आपसे इसमें फाइंड क्या करना है आपको, ओके प्रॉफिट, उसे बस आपको ये बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको बस इतना ही बताना है। ठीक है, द सेलिंग प्राइस कितना है, इसमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 100 क्यू। ठीक है जी, सच दैट P इक्वल्स टू Q+10। P इक्वल्स टू Q+10 का मतलब क्या हुआ, P इज ग्रेटर देन Q। बताइए, हमें पता है सेलिंग प्राइस है 100 Q और कॉस्ट प्राइस है 100 P, and we know P is greater than Q, so we can say cost price is greater than selling price, so we can say स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग उसे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। ये तो बताना था आपको। स्टेटमेंट टू से एक बार और चेक करो, अलोन इज स्टेटमेंट टू सफिशिएंट और नॉट, देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है ना, सेलिंग प्राइस इसमें भी कितना दिया हुआ है आपको 100 क्यू,
ठीक है, सच दैट P इक्वल्स टू 10Q, P इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10Q, फिर से वी कैन से P इज ग्रेटर देन Q, सो अगेन उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, तो वी कैन से इधर भी उसे क्या हुआ होगा लॉस। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, इफ डेटा इधर इन स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है जी। बताओ क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्या जो मैंने आपको तरीके से समझाया उस तरीके से आपको समझ में आए कि नहीं आए, क्या और क्वेश्चंस आपको चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ये सब चीजें आप अपना कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, और जितनी भी सीरीज लाएंगे अब आगे आईबीपीएस पीओ मेंस आरआरबी पीओ मेंस, सब मेंस के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। बस आपको अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है, इस वीडियो का एम है 500 प्लस लाइक्स, दिस गिव्स अस मोटिवेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशंस रेगुलरली फॉर यू गाइस, और पूरी सीरीज फ्री है, ठीक है, पूरी सीरीज फ्री है। और बस इस वीडियो को शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से लोग हमें फीडबैक शेयर करें, हम सेशंस लाते रहे रेगुलर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सपोर्ट करोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।